अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहूँगी। आज का व्लॉग बड़ा इम्पोर्टेंट है और ख़बरें मैंने मुख्तसर 3 सेलेक्ट की हैं ताकि तफ़सील के साथ आपको बता सकूँ। एक तो खैबर पख्तूनख्वा में जिरगा जो है वो मुनक्किद किया गया था, उसका एलामिया भी आ गया है। उस एलामिये में क्या कहा गया है, किस-किस के दस्तखत मौजूद हैं और उस एलामिये में जो शुरका थे उन्होंने क्या कुछ कहा है और ये कितना संजीदा जिरगा था और इसके ऊपर क्या जो एलामिया है इसके ऊपर अमल दरामद भी होगा या ये एक रवायती किस्म का जिरगा था और इसके ऊपर सिर्फ एलामिया आया है, अमल दरामद नहीं होगा। तो इसके हवाले से भी मेरे पास कुछ तफ़सीलात हैं, अमल दरामद के हवाले से भी वो आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा महमूद खान अचकज़ई साहब ने 27वीं तरमीम के हवाले से जुम्मे के रोज़ एहतजाज की कॉल दे दी है और ये एहतजाज किस पैमाने पर होगा इसकी तफ़सील आपके साथ शेयर की जाएगी। फिर दूसरी तरफ 27वीं तरमीम में भी तरमीम के लिए हुकूमत जो है वो अब सोच विचार कर रही है। अब 27वीं तरमीम तो हो चुकी है, सेनेट से पहले मंजूर की गई, वो किस तरह से मंजूर की गई वो तो आपने मनाज़र देखे। कौमी असेंबली में से 2/3 मेजॉरिटी होने के बावजूद भी जिस तरह से एफर्ट की गई और उस एफर्ट को देखते हुए बहुत ही वो जो मनाज़र थे ना, वो बहुत से लोगों के लिए जो है वो ना सिर्फ़ जो थे उनको बेनकाब कर रहे थे, बल्कि पर्दा चाक कर रहे थे। तो वो कौन से लोग थे और क्या था उसमें, वो भी तफ़सील के साथ आपके साथ शेयर करूँगी कि ये 27वीं तरमीम की जो कहानी है, कौमी असेंबली की, उसमें क्या हुआ है। अलबत्ता 27वीं तरमीम मंज़ूर हो गई है। चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी क्यों खुश नहीं थे? अब उनको खुश क्यों कर दिया गया है? इस 27वीं तरमीम में इसकी भी तफ़सील आपके साथ शेयर की जाएगी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा असेंबली अमन जिरगे के हवाले से ही तफ़सील बताऊँगी, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मेरा चैनल द न्यूट्रल विद आलिया शबीर को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़ सके और जो खबरें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वो फ़ौरी तौर पर आप देख सकें। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जिरगे का इनेकाद जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी हैं, ये इनिशिएटिव उनकी जानिब से लिया गया और जब से सुहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला बने हैं, तब से वो हर रोज़, आए दिन, हर वक़्त न कोई ऐसा कदम उठा रहे हैं कि जो जमहूरी भी है, आइनी भी है, कानूनी भी है। और वो इस कदर वेल प्ले किस्म का मूव कर रहे हैं कि उनसे लगता है कि उनसे ज़्यादा समझदार और मंजा हुआ कोई सियासतदान है ही नहीं है। हालाँकि उनको नौजवान वज़ीर आला कहा जाता है और उनके बारे में ये तासुर दिया गया जब उनको वज़ीर आला बनाया जा रहा था कि वो तो कोई दहशतगर्दों के सपोर्टर हैं, स्मगलर के सपोर्टर हैं और इसके अलावा उनको तो अलिफ बे का पता नहीं है और उनको क्या पता हो सियासत का और उनको क्या पता हो सिस्टम का कि सिस्टम किस तरह से चलते हैं। लेकिन सुहेल आफरीदी ने आकर जो इस वक्त जिरगा वो भी केपीके असेंबली में पहली बार मुनक्किद किया है, इसमें उन्होंने साबित कर दिया है कि वो किसी बड़े से बड़े सियासतदान से कम नहीं है और वो एक उभरते हुए सियासतदान भी हैं, उभरते हुए लीडर भी हैं और उन्होंने अपने फैसलों से ये साबित किया है और उनका हर फैसला किसी के ऊपर भारी पड़ रहा है। ये जिरगा जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बुलाया गया था, ये भी ज़ाहिर है कि किसी के लिए खुशी का बायस तो नहीं है। उसकी 2 रीज़न हैं। एक रीज़न ये है कि जो सुहेल आफरीदी ने ये जिरगा बुलाया, इसमें तमाम जमातें, ऑपोज़िशन की जमातें, उन्होंने भी शिरकत की, इवन के तमाम मकातबे फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की, सहाफ़ियों ने शिरकत की, पीएमएलएन पीपल्स पार्टी ने शिरकत की, जो कि वफ़ाक में पीटीआई को किसी ख़ातर में नहीं लाते और उनकी किसी बात के ऊपर कान तक नहीं धरते और उनको कुछ समझते ही नहीं है। वो बड़ी ऑपोज़िशन जमात है, हालाँकि वो ऑपोज़िशन नहीं, वो हुकूमती जमात है, लेकिन उन्हीं के वोट, उन्हीं के जो लोग हैं, वो अपनी जमात में शामिल करके हुकूमत बनाने वाले पीटीआई को खातर में नहीं लाते, लेकिन पीटीआई के इस नौजवान लीडरशिप को दाद देनी पड़ेगी कि उसने केपी के असेंबली में
तमाम जमातों को इकट्ठा कर दिया। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि कौमी असेंबली में इस तरह की आपको यूनिटी नज़र आएगी, कि वहाँ पर इस तरह की कोई यूनिटी नज़र आए, कि वहाँ पर इस तरह फैसले किए जाएँ? 27वीं तरमीम में इस तरह से तमाम जमातों को एतमाद में लिया जाता, नहीं लिया गया, और वहाँ पर फैसले जो हैं वो बंद कमरों में ही हुए, और उसके बाद जो उसका हाल हुआ वो मैं आपको बताऊँगी कि बंद कमरों में बनाई गई तरमीम का फिर जो हाल हुआ, उसमें कैसे तरमीम पे तरमीम की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये सुहेल आफरीदी साहब जिस तरह से फैसले कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये एक बेहतरीन लीडरशिप का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। अब इसमें जो सुहेल आफरीदी साहब हैं, इन्होंने इस जिरगे में गुफ्तगू की है, वो भी बड़ी मैच्योर गुफ्तगू है, वो सुनने वाली है। मैं कुछ जो यहाँ पे इस जिरगे के मायदीन हैं, उनकी गुफ्तगू भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि बड़ी इम्पोर्टेंट है। सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बंद कमरों के फैसले जो मुसल्लत होते आ रहे हैं, इनसे दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी। अभी तक नहीं हुई, 20-25 सालों से वो कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दी हो रही है, और उसके बाद ये ख़त्म नहीं अभी तक हुई। तो उन्होंने कहा है कि पॉलिसी शिफ्ट की ज़रूरत है। ये पॉलिसी शिफ्ट का जो उन्होंने वर्ड यूज़ किया है, इट इज़ सो सिग्निफिकेंट, और ये अपने आप में एक लीडरशिप की मिसाल है, और अपने आप में एक बात है कि अपने आप में एक ऐसा स्टैंड है कि कोई लीडर जो है वो पॉलिसी शिफ्ट जो है तजवीज़ कर रहा है। उन्होंने कहा है कि बंद कमरों से निकल कर सियासतदानों को भी कुछ समझ लें, अक्लमंद, उनकी भी अक्ल से फ़ायदा उठा लें, कि तमाम लोगों को साथ बिठाएँ और तमाम लोग मिलकर फिर फ़ैसला करें कि दहशतगर्दी जो ख़ासकर केपीके में है, उसके ऊपर क्या फ़ैसला करने हैं। और फिर उन्होंने जो जिरगे के अमायदीन वहाँ पर इनवाइट किए थे, उनसे उन्होंने कहा कि आप लोग जो भी फ़ैसला करेंगे, मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि आपकी तजावीज़ के ऊपर मैं अमल दरामद करवाऊँगा। तो ये बड़ी मैच्योर उनकी गुफ्तगू भी थी, और उनकी तजवीज़ भी थी, और उन्होंने जो लाइन ऑफ एक्शन लिया था, वो भी बहुत ही मैच्योर और लीडरशिप का मुज़ाहिरा किया था। ये तो गुफ्तगू थी सुहेल आफरीदी की। फिर उन्होंने कुछ एनएफसी अवार्ड के हवाले से बात की, वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा कि एनएफसी अवार्ड जो है उसमें हमें पूरा शेयर नहीं दिया जा रहा, फिर इसके अलावा फाटा जब मर्ज हुआ तो उसमें भी फिर हमें कुछ रकम मिलनी थी, वो भी हमें नहीं दी जा रही है। तो ज़ाहिर है कि जब आपके पास बजट नहीं होगा, फ़ाइनेंसेस नहीं होंगे, तो फिर आप किसी भी सूबे में, किसी भी जगह पर, किसी भी एरिया में दहशतगर्दी कैसे ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ की डेवलपमेंट जो है, वहाँ के लोगों की जो हालात ज़िंदगी है, जो रोज़गार है, वो जब उनको मिल जाएगा, तो दहशतगर्दी भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो साबिक़ फ़ॉरेन सेक्रेटरी हैं शमशाद अहमद ख़ान साहब, वो मेरे एक इसी प्लेटफ़ॉर्म पे मौजूद थे मेरे साथ। तो दहशतगर्दी के हवाले से मैंने उनसे सवाल किया था कि केपीके में इतनी देर से दहशतगर्दी ख़त्म क्यों नहीं हुई? तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि दहशतगर्दी गुड गवर्नेंस से ख़त्म होती है। तो ये वाला भी जो सुहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं ना कि ज़ाहिर है कि उनके पास जब एनएफसी अवार्ड के तहत जो उनका हक है उनको मिलेगा, और वो सूबे के लोगों के अवाम के ऊपर लगाएँगे, उनके मसाइल हल करेंगे, ये तो फिर ये दहशतगर्दी जो है ये भी ख़त्म होगी। तो ये बिल्कुल एक फैक्टर है। अच्छा, फिर सिराजुल हक साहब की जो बात है वो बड़ी इम्पोर्टेंट थी। जमात इस्लामी से सिराजुल हक साहब का ताल्लुक है, साबिक़ अमीर भी रह चुके हैं, साबिक़ सेनेटर भी रह चुके हैं, केपी की असेंबली में भी जमात इस्लामी की नुमाइंदगी कर चुके हैं, और उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर में गया और मैंने देखा कि कश्मीर में अमन और अमान है, लोगों के घरों के दरवाजे खुले हैं, बल्कि छोटे-छोटे हैं। तो मैंने वहाँ पूछा कि यहाँ पे अमन और अमान इतना बेहतरीन क्यों है? तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई मदनियात नहीं है। तो वो ये तनकीद करना चाह रहे थे, शायद ये बताना चाह रहे थे
कि जिस सूबे में मादनियात हैं, यानी कि केपीके में मादनियात हैं, और रिसेंटली आपने पास्ट में देखा है कि मादनियात केपीके में मादनियात के हवाले से कुछ फैसले जो हैं वो किए जा रहे थे कि यहाँ से मादनियात जो हैं वो निकाली जाएँगी। कुछ अमेरिकन कंपनीज़ जो हैं वहाँ पर इंटरेस्टेड थी कि वो वहाँ पर इन्वेस्ट करें और वो मादनियात का कॉन्ट्रैक्ट और व्हाटएवर के जो उसका प्रोसीजर है वो उससे हासिल करें। तो इस हवाले से ये बातें थी जो वहाँ पर जो माहिदीन थे उन्होंने की थी, और ये बड़ी इम्पोर्टेंट थी। ज़ाहिर है कि इसके अलावा भी दीगर शुरा थे, ख़ासकर एक जो जुनैद अकबर साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा, उन्होंने जो बात की वो बड़ी इम्पोर्टेंट थी। वो इसलिए थी कि ये कहा जा रहा था, हुकूमत इस वक़्त की मौजूदा हुकूमत जो है वो ये इल्ज़ाम लगाती है कि इमरान खान के दौर में ये जो दहशतगर्द हैं इनको केपीके में लाकर उनको सेटल किया गया था। तो इसके ऊपर जुनैद अकबर साहब ने कहा कि ये फ़ैसला सियासी क़यादत का नहीं था, और क्योंकि ये सियासी क़यादत का फ़ैसला नहीं था, इन कैमरा सियासी क़यादत को ब्रीफ़िंग दी गई थी, और उस ब्रीफ़िंग में आर्मी चीफ़ और डीजीआईएसआई थे, और उन्होंने कहा था कि तालिबान हमारे बच्चे हैं, और हम अगर उनको नहीं पूछेंगे तो उनको कौन पूछेगा, और उनको सेटल करना, यहाँ पर इलाकों में वापस लाना हमारे लिए नागुज़ीर है। हमें उनको यहाँ पर लाकर वापस सेटल करना चाहिए, क्योंकि अगर वो अफ़गानिस्तान में भी ज़ाहिर है रहेंगे तो फिर वो पाकिस्तान से अगर किसी को निकाला जाएगा तो वो भी हमारे लिए मुश्किल बन सकती है। तो इस किस्म का उन्होंने कहा कि ये जो मलबा इमरान खान के ऊपर थोपा जाता है ना कि उन्होंने ये तालिबान सेटल किए हैं, तो ये इमरान खान ने सेटल नहीं किए, या दहशतगर्द जो है वो दहशतगर्द इमरान खान ने उनको यहाँ पे पनाह नहीं दी है, बल्कि उस वक़्त की जो अस्करी क़यादत थी उसने इन कैमरा ब्रीफिंग में कहा, और फिर जो कोर कमांडर जो ये भी कहा जाता है कि मुज़ाकरात की बात की जाती है, तो वो कोर कमांडर वो कहते हैं कि कोर कमांडर ने जाकर बात की, मुज़ाकरात किए। उसमें केपीके का जो है केपीके की जो सूबाई हुकूमत है उसका कोई हाथ नहीं है, या वो उसमें शामिल नहीं है। तो ये सब कुछ था जो अमन जिरगे के हवाले से वहाँ पर जो कुछ सबने वहाँ पर अमायदीन ने जो खिताब किया, जो कुछ कहा। लेकिन एक बात वाज़ेह थी कि वहाँ पर जितने भी अमन जिरगा के शुरा मौजूद थे, वो अमन की बात कर रहे थे। मैंने किसी के भी मुँह से ये अल्फ़ाज़ नहीं सुने कि वो चाहते हों कि केपीके में ऑपरेशन हो, कि केपीके में ऑपरेशन नागुज़ीर हो चुका है, यहाँ पर दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर दहशतगर्द बहुत ज़्यादा हैं, और लिहाज़ा ऑपरेशन होना चाहिए। किसी ने भी वहाँ पर ऑपरेशन की हमायत नहीं की, इवन के एएनपी ने भी ऑपरेशन की हमायत नहीं की है, जो कि इफ्तिखार साहब खुद भी दहशतगर्दी की वजह से जो है उन्होंने भी बड़ा अपना नुकसान उठाया है, और सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि जितने भी जो शुरा हैं इस जिरगे में और जिनका ताल्लुक केपीके से है, और उनकी तमाम हर एक बंदे की फैमिली से कोई ना कोई ऐसा है कि जो दहशतगर्दी का शिकार हुआ है। तो लिहाज़ा ये नहीं कहा जा सकता कि दहशतगर्दी के हम विक्टिम नहीं हैं, तो हम दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं, बल्कि हम पायदार अमन चाहते हैं। पायदार अमन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ऑपरेशन से नहीं, उसके लिए मुज़ाकरात या कोई दूसरी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। ये जो तमाम शुरा थे वो इस बात पर तकरीबन उनकी जो बातें थी, जो उनकी गुफ्तगू थी, वो इस पर एग्री थे कि ऑपरेशन जो है वो केपीके में अब दहशतगर्दी के ख़ात्मे का सॉल्यूशन नहीं है। इसके ऊपर ये आप नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं। अब आ जाइए एलामिये के ऊपर, जो खैबर पख्तूनख्वा अमन जिरगे का एलामिया है। इस एलामिये में स्पीकर समेत 21 मेंबर्स के जो जिरगे में शरीक हुए, उन्होंने दस्तखत किए। इस जिरगे में अ, पीटीआई ज़ाहिर है कि इसको लीड कर रही थी। पीपल्स पार्टी के जो ज़ाहिर है गवर्नर थे उन्होंने शिरकत की, और पीएमएलएन ने शिरकत की। इसके अलावा इसको होस्ट जो कर रहे थे डाइस पर, वो पीएमएलएन के थे। तो ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा कि अगर पंजाब में कोई भी इवेंट हो
और पंजाब में इवेंट करवाया जाए और उसमें आप कहें कि पीटीआई को डाइस दे दिया जाए, वो इसको होस्ट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन केपीके ने रवायती जो सियासत है उससे हटकर सूबे के अमन के लिए इस कदर कोशिश की है कि वो काबिल सताइश है। अच्छा, अमन जिरगे इलामिया, इसमें ये तजवीज़ किया गया है कि सूबाई हुकूमत असेंबली सूबाई एक्शन प्लान मुरतब करे। अब इसमें जो ये कहा गया है कि ना सूबाई हुकूमत और असेंबली सूबाई एक्शन प्लान मुरतब करे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि सूबाई हुकूमत इसके ऊपर एक्शन प्लान मुरतब करे और उसके बाद जो है वो ये अगर कोई इसके ऊपर बाद में कोई भी पार्टी एतराज़ करे तो वो ये दिखा सकते हैं कि इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने दस्तखत किए हैं। और ये जो इलामिया है इसमें भी एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि इसमें तमाम जो लोग हैं, जो शुरका थे, जिन्होंने ज़ाहिर है कि अपनी अपनी पार्टीज़ की नुमाइंदगी कर रहे थे, तकरीबन 21 जो मेंबर्स हैं उनके सिग्नेचर मौजूद हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात की गई है कि पाक अफ़गान के तमाम तारीख़ी तजारती रास्तों को फ़िलफ़ौर खोल दिया जाए। पाक अफ़गान ख़ारजा पॉलिसी बनाने में वफ़ाक सूबाई हुकूमत से मुशावरत करे, सफ़ारतकारी को तरजीह दी जाए। जिरगे की तजवीज़ है वफ़ाकी और सूबाई हुकूमत के माबैन तनाव को कम किया जाए, मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास आइनी मुद्दत के मुताबिक बुलाया जाए, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सूबाई असम्बली को एतमाद में लिया जाए, अमन व अमान से मुतालिक सूबाई असम्बली की करारदादों पर फौरी अमल दरामद किया जाए। पुलिस और सीटीडी दाखिली सलामती की क़यादत करेंगे। सूबे में अमन व अमान के क़याम के लिए इक़दामात किए जाएंगे। पुलिस और सीटीडी को मजबूत बनाया जाएगा। गैर कानूनी महसूलात बत्ताखोरी के खात्मे के लिए मरबूत पॉलिसी बनाई जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा बिलखसूस शोरश ज़दा इलाकों में मादनियात की गैर कानूनी निकासी का खात्मा किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाइयाँ और कानूनी बुनियादों की इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सूबाई सतह पर अमन के लिए फोरम्स कायम किए जाएं जिनमें गैर सरकारी अरकान शामिल हों। शहरी सतह पर पुलिस, कंटोनमेंट और बल्दियाती इदारों के माबैन अहम आहंगी के लिए सेल्स कायम किए जाएं। मज़कूरा सेल्स चेक पोस्टों के खात्मे के लिए मुकर्ररा वक्त पर मनसूबे कायम किए जाएं। मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम और माली तहफ़्फ़ुज़ के लिए तरामीम की जाएं। नेशनल फ़िनांस कमीशन को सूबाई फ़िनांस के साथ मुंसलिक किया जाए। वफाक के ज़िम्मे सूबे की आइनी माली हकूक़ की मद में रकम दी जाए। आर्टिकल 151 बैनुल सूबाई तजारत पर अमल दरामद की जाए ताकि केपीको को गंदम की तरसील हो सके। आपको याद है कि पंजाब ने केपीके में गंदम की जो यहाँ पर बैन किया हुआ है, तो इसके हवाले से ये आर्टिकल 151 का हवाला दिया गया है कि इसकी जो तरसील है इसको ना रोका जाए। तो इसके ऊपर तमाम जो जमातें हैं उनके सिग्नेचर मौजूद हैं। अब इसके ऊपर होने क्या जा रहा है कि अब इसके ऊपर होगा केपीके की जो कैबिनेट है उसका इजलास होगा और उस इजलास में भी कैबिनेट कोई फैसला कर सकती है इस इलामिये की रोशनी में। और ये जो कहा जा रहा है कि ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी इदारे आकर वो जो सूबाई असम्बली है उसको इन कैमरा ब्रीफिंग दे और साथ बिठाए, तजवीज़ ले और ये सारी चीज़ें, तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। ज़ाहिर है कि जो वफाकी हुकूमत है उनके तो तेवर कुछ और हैं। वफाकी हुकूमत के तेवर कुछ इसलिए हैं, जैसे कि ये कहा जाता है कि अभी मैंने इलामी में भी आपको पढ़ के सुनाया और वैसे भी जो वहाँ पर जिरगे में गुफ्तगू भी हुई वो ये था कि अफ़गानिस्तान के साथ जंग जो है वो हल नहीं है। इवन के सिराजुल हक सख्त ने कहा कि अफ़गानिस्तान से जंग जो है वो ज़ाहिर है कि हमारा कल्चर एक है और हमारा मज़हब एक है, हमारी रवायात एक हैं। तो अफ़गानिस्तान के साथ जो ज़ुबान एक है, हमारी जंग जो है वो ये सूट ही नहीं करती है। तो ये जो है ये दुश्मन का एजेंडा है, यानी कि इंडिया और अमेरिका का। ये इस मौके पर सिराजुल हक साहब ने कहा था, सुहेल अफरीदी साहब ने इसके बारे में भी कहा था कि अफ़गानिस्तान के साथ जंग के हवाले से कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ज़ाहिर है कि हम बातचीत करें, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि केपीके जो है ये इनका कल्चर और इनका जो ज़ुबान है और सब कुछ एक है, तो लिहाज़ा इसलिए जो है ना यहाँ पर
जंग की बजाय बात मुज़ाकरात से हल होनी चाहिए, बातचीत से हल होनी चाहिए। जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जब से ज़ाहिर है वाना का एक हमला हुआ जिसको नाकाम बनाया गया, फिर इस्लामाबाद में जो एक दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या हुआ जिसमें कई जानें शहीद हुईं, उस पर भी जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो तो कुछ ज़्यादा ही उतावले हैं। आई मीन कि ही इज़ सो मच एग्रेसिव, और वो तो लगता ये है कि फ़ौज के पास या फ़ौजियों के पास उतनी तोपें नहीं होंगी, वो तोपें अपनी हाथ में लेके बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे दो, मैं जो है ना वो जाके ये अफ़गानिस्तान के साथ जंग लड़ के आता हूँ। तो उनकी जो जिस तरह के उनके बयानात होते हैं ना वो कुछ इसी तरह से लग रहे होते हैं। अच्छा, एनीवे तो इसके ऊपर जब ये वाक़यात हुए तो इसके ऊपर भी जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हम हालते जंग में हैं, कोई ये ना समझे कि पाक फ़ौज ये जंग अफ़गान पाकिस्तान सरहदी इलाके में और बलूचिस्तान के दूर-दराज़ इलाके में लड़ रही है। तो आज इस्लामाबाद ज़िला कचहरी में खुदकुश हमला हुआ, वेकअप कॉल है, ये सारे पाकिस्तान की जंग है, जिसमें पाक फ़ौज रोज़ कुर्बानियाँ दे रही है और अवाम का तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिला रही है। इस माहौल में काबिल हुक्मरानों से कामयाब मुज़ाकरात से ज़्यादा उम्मीद रखना नहीं होगी। काबिल हुक्मरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोक सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना काबिल से एक पैगाम है, जिसका पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की अल्हम्दुलिल्लाह क़ुव्वत रखता है। ठीक है, एक स्टेटमेंट ज़ाहिर है कि जब भी कोई ऐसा वाक़या हो या आपको लगता हो कि उस मुल्क की सरज़मीन जो है वो इस्तेमाल हुई है, तो फिर आप स्टेटमेंट तो देते हैं, लेकिन ख्वाजा साहब जो है वो तो तोपें लेकर बैठे हुए हैं। मैं आपको ये कह रही हूँ कि वो जो हमारे फोर्सेस हैं, जो ज़ाहिर है फ्रंट फुट पर हैं, उनके पास तोपें नहीं है, ख्वाजा साहब के पास तोपें हैं। तो वो जो काम फॉरेन पॉलिसी का है वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो तो जिसे कहते हैं ना कि जल्दी में तेल का काम करना। ये जल्दी में तेल का काम करने वाले स्टेटमेंट जो हैं वो दिए जा रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के हक में नहीं है। एक इस्लामी मुल्क, एक हमसाया मुल्क, और वो जिसका एक पूरा सूबा जो है उसका और उसका आपस में एक गहरा ताल्लुक है। तो इसलिए ये जो इसके इस मुल्क के साथ जो जंग है वो हमें किसी सूरत सूट नहीं करती है। इस हवाले से केपीके की भी मैं एक देख रही थी स्टेटमेंट, केपीके की जानिब से भी आई थी और उनकी भी जानिब से ये कहा गया था कि ये जंग जो है ये इस किस्म का ये जंग जो है वो ज़बरदस्ती मुसल्लत करना चाह रहे हैं या शौक पूरा करना चाह रहे हैं। इस तरह की कोई स्टेटमेंट जो है वो केपीके से भी आई थी, जब इस तरह की स्टेटमेंट जो है पाकिस्तान के वफाकी वज़रा की जानिब से आना शुरू हुई थी। अच्छा, एनीवे ये तो हालात थे अमजके के हवाले से, केपीके में दहशतगर्दी के हवाले से और दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से। अब इसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का रद्द-ए-अमल। अब एस्टेब्लिशमेंट को एक से एक के बाद एक सुहेल आफरीदी साहब जो फ़ैसले ले रहे हैं ना, उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि इस वक़्त पाक फ़ौज का जो सोच है, और ये ज़ाहिर है किसी भी फ़ोर्सेस की जो सोच होती है, वो ऐसी ही होती है कि जब उनके मुल्क पर या उनके किसी भी वतन के किसी भी एक भी फ़र्द के ऊपर हमला किया जाता है, तो उसकी सोच ऐसी ही होती है, एग्रेसिव होती है। वो कहते हैं कि हम ऑपरेशन करेंगे, दहशतगर्दों का कला-कमां करेंगे और हम ज़ाहिर है कि इसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और पाकिस्तान तो ज़ाहिर है एटमी मुल्क है और पाकिस्तान का डिफेंस जितना मज़बूत है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। तो वो ज़रूर उस हद तक है, लेकिन सियासी लीडरशिप कोई फ़ैसले कर ही नहीं रही है। यानी कि हमारी लीडरशिप का, सियासी लीडरशिप, मैं वफ़ाक की बात कर रही हूँ, उसका ये हाल है कि जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग का वक़्त था और इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा था, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कह रहे थे मैं स्विमिंग पूल में था और मुझे कॉल आई तो फिर मैंने ये ऑर्डर दी है। तो यानी कि वो तो दे आर एन्जॉयिंग देयर म्यूज़िकल चेयर, तो उनको तो मिली है, ज़ाहिर है उनको ये दी गई है तो वो उसको एन्जॉय कर रहे हैं। इससे ज़्यादा वो कोई पॉलिसी साज़ी तो कर नहीं रहे हैं कि वो कोई अपना इनपुट दें और बताएँ कि क्या पॉलिसी होती है, कोई सियासी फ़ैसले, सियासी क़यादत करे, और मुंतहब वो हैं भी नहीं है।
वो खुद अपने आप को हाइब्रिड कहते हैं। तो एनीवे ये सारी सूरत-हाल थी। अब दूसरी तरफ क्योंकि ये बात काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं 27वीं तरमीम को थोड़ा-सा शॉर्टली आपको बता देती हूँ, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। महमूद खान अचकज़ई साहब ने जुम्मे को एहतजाज की कॉल दी है और उन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफ़ॉर्म से दी है और उन्होंने कहा है कि जुम्मे के बाद जो है पूरे मुल्क में एहतजाज किया जाए 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ। अब 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो बात की जा रही है, ये 27वीं आईनी तरमीम पास कर ली है और इसको जैसे कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा है कि गैर आईनी और गैर शरई है, जबकि जो कि पाकिस्तान का आइन है वो भी कहता है कि कोई भी जो कानून साज़ी है वो कुरान और सुन्नत के मुनाफ़ी नहीं हो सकती। आर्टिकल गालिबन 2A है जो कहता है। तो इसके बारे में क्योंकि मेरी बात हुई थी साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब से, तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो ताहियात अस्तस्ना वाला मामला है, तो इस पर आप क्या कहते हैं कि ये आईनी है या गैर आईनी है? तो उन्होंने कहा कि ये गैर आईनी है, वो इसलिए गैर आईनी है कि ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है। क्योंकि कुरान और सुन्नत जो है वो किसी को भी कोई भी जो ज़ाहिर है कि हमारे खुलफ़ाए राशिदीन आए हैं, जितने भी हमारे पैगंबर आए हैं, जब उन्होंने अपने आप को एहतिसाब के लिए पेश किया है और हमारे कुरान और हदीस में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, तो लिहाज़ा इस तरह की जो अगर कोई भी तरमीम की जाती है तो वो गैर आइनी कहलाएगी। तो ज़ाहिर है कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब इसको गैर शरई भी कह रहे हैं। अब इसके अलावा एक जो तरमीम और लाने की कोशिश की जा रही है, वो ये है कि आर्टिकल्स ये अभी बातें चल रही हैं, जबकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो कि वफ़ाकी वज़ीर कानून हैं, उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये अब आ रही है, बातें होती हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ दाल में काला होता है तो आती। कि आर्टिकल 6 के हवाले से, तो उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजिंग्स की जा रही हैं। अब वो किस किस्म की चेंजिंग्स है, वो फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपको डिटेल के साथ बताऊँगी। क्योंकि मैंने बात आपको बताई थी चीफ जस्टिस साहब क्यों नाखुश थे और अब खुश हो गए हैं, वो इसलिए कि चीफ जस्टिस साहब को मुबारक हो, क्योंकि उनके ये जो तरमीम की गई है, उसमें ये कहा गया कि था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी ही रहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये उनके पाकिस्तान का जो ये था इस तरमीम में निकाल लिया गया था, लेकिन अब इसकी क्लॉज़ में दोबारा से तरमीम करके ये कहा गया कि ये टेक्निकल एक मिस्टेक हो गई है। तो ये लिखा गया है कि पहले आईनी तरमीम के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहा जा रहा था। अब पाकिस्तान का लफ्ज़ चीफ जस्टिस के साथ लगा लिया गया है और बाकी इख्तियारात जो हैं वो ज़ाहिर है कि वो तो आपको पता ही है कि वो ले लिए गए हैं, आईनी अदालत को दे दिए गए हैं। तो ये सारा मामला था और ये जो चीफ जस्टिस साहब है ना, यही वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, यही वाले याह्या अफरीदी साहब ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम जो है ना इनके साथ ही लगेगा, इनके टाइटल के साथ ही लगेगा। नेक्स्ट जो भी होंगे शायद उनके साथ नहीं लगेगा। कुछ इसी तरह की जो मालूमात मेरे तक पहुँची हैं। अब नेक्स्ट जो तरमीम होने जा रही है और मज़ीद भी इसकी तफ़सील कुछ मेरे पास थी, वो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। आज के व्लॉग को शेयर करना, लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मैं ट्राई करूँगी कि आपके जो कमेंट्स हैं, वो भी अपने व्लॉग में शामिल करूँ कि आप लोगों की क्या राय है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।